Hello, guys. This is Vishal, and I welcome you all to our YouTube channel, Judiciary Gold. First of all, thank you so much for the 100K subscribers. Yes, we finally have reached the 100K subscribers, and it is all because of your efforts. If this is happening, we all are happy and jubilated. This is all because of your efforts, guys. Thank you so much. एंड इसी तरीके से हमारा सब्सक्राइबर काउंट आगे भी बढ़ाते रहिए बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज नथिंग. ये तो अपने आप में खुशी है. अभी देयर इज रूम फॉर मोर हैप्पीनेस, राइट? तो जिस तरीके से आपने हमें प्यार दिया हुआ है, हम एक्सपेक्ट करेंगे आप इसी तरीके से हमें आगे भी और ज्यादा प्यार दें. एंड हम हमारी तरफ से कमिटमेंट करेंगे दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, राइट? चलो, तो इसी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ लेट्स मूव टू द सेशन. हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं. जो हमारा आज का एजेंडा है, आज करना क्या है? आज हम जनवरी राउंड अप के केसेस जितने भी होंगे, जो भी जनवरी के केसेस हैं, उनका मंथली राउंड अप लेंगे एंड पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको आज ही की क्लास में निचोड़ देंगे. अब मैं बता देता हूं, आज के जो पर्टिकुलर सेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द छत्तीसगढ़ जुडिशरी, राजस्थान जुडिशरी एंड नॉट जस्ट फॉर other judiciary also, but also for the UPSC aspirants if they are watching. Right? Now, let's move to the first particular case in this series, that is Jaswant Singh versus State of Chhattisgarh. केस क्या है? एक convicted person है. अब अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट को इस कन्विक्टेड पर्सन को की सेंटेंस को रेमिशन करना है, रेमिट करना है उसकी सेंटेंस को, तो क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल करनी पड़ेंगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक केस है लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का ही 2000 का केस है. उन्हीं गाइडलाइंस को इस केस के अंदर फॉलो किया और उन्होंने कहा कि आगे चलकर कोर्ट्स को क्या करना चाहिए? इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए व्हेन इट कम्स कि एक कन्विक्टेड पर्सन को आपको कि उसकी सेंटेंस को रेमिट करना है या नहीं. अब क्या क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहली पर्टिकुलर सिचुएशन ये बताया हुआ है कि ऑफेंस जो है, क्या उसने ऐसा ऑफेंस किया हुआ है इफ इट अफेक्ट्स द सोसाइटी एट लार्ज, मत निकालिए, मत करिए रेमिशन. दूसरी सिचुएशन क्या बताई हुई है? दूसरी सिचुएशन ये बताई हुई है, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक ऑफेंस की. अगर इस व्यक्ति को बाहर छोड़ा जाए तो क्या ये पर्टिकुलर व्यक्ति फिर ऑफेंस करेगा? वही ऑफेंस फिर करेगा? अगर ऐसा है तो मत छोड़ो. तीसरी बात, थर्ड पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के इन नियर फ्यूचर और भी कोई ऑफेंसेस करने की? इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. चौथी सिचुएशन ये बताई हुई है कि अगर इस पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रिजन में रखा जाए, इफ यू कीप दिस पर्टिकुलर पर्सन इन प्रिजन, तो क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको प्रिजन में रखना ज्यादा बेहतर होगा या नहीं? अगर उसको रखना बेहतर है, इफ इट इज फ्रूटफुल पर्पस, अगर उससे कोई फ्रूटफुल पर्पस निकल कर आ रहा है, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन नो इश्यूज एट ऑल. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन उसको बाहर मत निकालिए. ये भी एक गाइडलाइन है. और लास्ट पर्टिकुलर सिचुएशन जो उन्होंने यहां पर बताई हुई है कि कन्विक्ट की फैमिली की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सो दैट वाज अवर फर्स्ट केस, जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट, आगे की सिचुएशन पर बढ़ते हैं, प्रसाद प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. अब इस केस के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसके पहले टर्न ऑफ इवेंट समझ लो. एक व्यक्ति को दूसरा पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो इंजरी कॉज करता है. अब इंजरी कॉज होने के एक लंबे समय के बाद, आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस, इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है. अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो व्यक्ति जिसने चोट कॉज की हुई है, कारित की हुई है, उसका ये कहना है कि भैया मैंने अगर इसको चोट कारित किया और इतना लंबे अरसे के बाद इसकी डेथ हुई है, तो मैं कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए मुझे आप नहीं धर सकते. तो यही इशू इस पर्टिकुलर केस के अंदर था. तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा, ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर को नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बदलने के लिए, कि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन whom you have attacked at the particular moment and have caused injury, और इंजरी कॉज होने के एक लंबे अरसे बाद उसकी डेथ कॉज होती है, और हम आपको मर्डर के लिए पनिश ना करें या इस ऑफेंस को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बदल दें, इन चॉल भी ये नहीं चलने वाला. और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है. अगर हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इंजरी एंड वेदर दैट इंजरी इन्फ्लिक्टेड, जो इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है, इज सफिशिएंट और वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट. तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये तो कोई ग्राउंड नहीं है कल्पेबल होमिसाइड को कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर को नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में बदलने के लिए.
ठीक है, दैट वाज अवर सेकंड केस. द थर्ड केस इन दिस सीरीज इज स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोधा. अब स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोधा के अंदर होता क्या है, इस केस के अंदर एक व्यक्ति को डेथ पेनल्टी से कन्विक्ट करता है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, अब हाउएवर लेटर आगे चलकर क्या होता है, हाई कोर्ट जो है इसे कन्विक्ट करने के बाद डेथ पेनल्टी से सेंटेंस जो है कन्वर्ट कर देता है इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट. आगे चलकर लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया. स्टेट इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है और क्रिमिनल अपील फाइल करता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. अब जब वो क्रिमिनल अपील फाइल करता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, उनका मुद्दा जो था वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन स्टेट का ये कहना है कि भाई इन्होंने कोई एग्रेवेटेड और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है जब आप एक सेंटेंस ऑफ डेथ को कन्वर्ट कर रहे हो लाइफ इंप्रिजनमेंट के अंदर. स्टेट का कहना यानी कि प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने इस बात का ध्यान नहीं दिया. तो स्टेट ने तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा भैया कन्विक्शन तो सही है, लेकिन आपने एग्रेवेटेड और मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में ही नहीं रखा था हाई कोर्ट ने, और इस व्यक्ति को सीधा सीधा उठाकर डेथ पेनल्टी से लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया. तो ये तरीका सही नहीं है. कहने का मतलब इस केस का रैशनल ये निकलता है दैट इफ यू हैव टू कन्वर्ट द डेथ पेनल्टी इनटू a sentence of life imprisonment, then in that particular situation you have to look around for what, आपको aggravated और mitigating circumstances को हाई कोर्ट को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा और समझने के बाद ही जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे इसके बाद ही वो आगे चलकर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर यह भी कहा कि जब हाई कोर्ट कोई डेथ पेनल्टी फिक्स करता है, ठीक है, जब हाई कोर्ट कोई एक्सक्यूज मी, अगर कोई हाई कोर्ट एक डेथ पेनल्टी फिक्स करता है तो इट इज नॉट टेनेबल फॉर द लोअर कोर्ट. जो लोअर कोर्ट होंगे उनको ये राइट नहीं मिलता है इस पर तीखा टिप्पणी करने का. इट इज नॉट टेनेबल फॉर द लोअर कोर्ट टू गिव अ रिमार्क ऑन सच डेथ पेनल्टी. ठीक है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है विच वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोधा. Next, the fourth particular case in this series is नईम अहमद versus स्टेट का केस है. अब नईम अहमद केस के अंदर क्या होता है, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो है वो चैलेंज किया जाता है इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, एपिलेंट जो है इस केस के अंदर होता क्या है, मैं आपको पहले केस के बारे में बताता हूं. बड़े मजेदार फैक्ट्स है इस केस के. इस केस के अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको रेप के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड कि इस व्यक्ति ने सेक्सुअल रिलेशंस बनाए किसी विमेन के साथ में, ये कहकर दैट आई एम गोइंग टू मैरी यू इन नियर फ्यूचर, मैं आपके साथ में आगे चलकर शादी करूंगा. यानी कि बेसिकली फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी को लेकर ये केस है और उस ग्राउंड पर सेक्सुअल रिलेशन बनाना वुड अमाउंट टू रेप. इस बेसिस पर कन्विक्शन हुआ इस व्यक्ति का. इसने क्रिमिनल अपील फाइल की बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड. सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को एक्विट किया. क्या कहते हुए, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इस केस में क्रिएट किया गया नईम अहमद के अंदर, एंड दैट इज कि भाई फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंट डिस्टिंक्शन जो है वो हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा. फॉल्स मैरिज और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में एक बात समझ लीजिए, इनिशियल इंटेंशन देख लो. क्या देख लो, इनिशियल इंटेंशन देख लो. मतलब अगर एक व्यक्ति का इनिशियल इंटेंशन क्या है, अगर एक व्यक्ति का इनिशियल इंटेंशन ये है कि उसे सामने वाले पर्टिकुलर जिस लड़की को वो प्रॉमिस कर रहा है उसका इंटेंशन पहले से ही उसे डिसीट और चीट करने का है और उस प्रीटेक्स्ट पर उसे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने का है, तो दिस इज फॉल्स. क्या चला जाएगा, इसे आप फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी कहोगे. ठीक है, और दूसरी सिचुएशन है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी. अब क्वेश्चन ये है, क्या हर सर्कमस्टेंस में किसी व्यक्ति ने कभी कोई प्रॉमिस किया होगा तो क्या जरूरी है वो हर चीज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी में फॉल्स प्रॉमिस भी जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. हो सकता है किसी व्यक्ति ने इनिशियली किसी पर्टिकुलर विमेन को क्या दिया हो, इनिशियली किसी पर्टिकुलर विमेन को ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ कहा हो मैं तुमसे शादी करूंगा, और आगे चलकर उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन बने हो, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में चेंजेस आने के चक्कर में वो शादी नहीं हो पाती. इसका मतलब ये है दिस पर्सन हैव कमिटेड रेप, right? And that is exactly what the Supreme Court stated in this particular case कि yes, he promised but he failed to perform his promise, but the initial thing which is important in this particular situation was उसका कोई इरादा या इंटेंशन जो था वो नहीं था. ये बात आपको इस केस के अंदर याद रखनी, मतलब उसका इरादा डिसीट या चीट करने का नहीं था. ठीक है, राइट. सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट वुड बी अ फॉली to treat each breach of promise to marry as a false promise, है ना.
So that is, and hence this particular person could not be convicted under section number 376. अगला केस in this situation is C Haridasan versus अन्नापथ पराकट्टू वर्सेस वासुदेव कुरूप एंड अदर्स का केस है. ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा सिंपल सा केस है, बहुत ध्यान से सुनना, बता दो. अब इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन इज देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी. ठीक है, प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट है. ठीक है, दिस पार्टी इज द प्लेंटिफ, द अदर पार्टी इज द डिफेंडेंट. होता क्या है केस के अंदर कि बड़ा सिंपल सी सिचुएशन में ए नाम का व्यक्ति बी को क्या कहता है कि भैया देखिए मैं आपको सर्टेन पैसा दूंगा, वो मुझे आपकी सर्टेन प्रॉपर्टी जो है आप वो मुझे दोगे इस पैसे के बदले. देयर इज अ क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू. दोनों पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती हैं, लेकिन लेटर प्लेंटिफ का कंटेंशन ये है कि हमने पैसा तो दिया, हम पैसा देने के लिए रेडी हैं, लेकिन जो बी जो कि डिफेंडेंट है इन दिस पर्टिकुलर केस दे फेल टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड इसलिए हमने केस यहां पर फाइल किया है. दूसरे सर्कमस्टेंस के अंदर क्या होता है, व्हाट इज द सेकंड पर्टिकुलर सिचुएशन. अब ऑन द अदर हैंड जो डिफेंडेंट्स थे यानी कि इस केस के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि भैया देखिए एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, टाइम वॉज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्लेंटिफ को हमें पैसा देना था लेकिन उसने उस तयशुदा वक्त में पैसा नहीं दिया और इसलिए हमने मना कर दिया प्रॉपर्टी डिलीवर करने से. डिफेंडेंट का आर्ग्यूमेंट भी टेनेबल सा दिखता है. यह अब इन्हीं बेसिस पर एक दो जज सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट होती है सिविल अपील जब फाइल होती है उसको लेकर. ठीक है, तो बेंच ऑफ जस्टिस इन दिस केस पर जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना दोनों स्प्लिट डिसीजन देते हैं. जस्टिस बीवी नागरत्ना का कहना है प्लेंटिफ जो डिमांड कर रहा है वो बिल्कुल सही है और डिफेंडेंट ने प्रोमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल यानी कि प्रोमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल लागू करते हुए उन्होंने कहा दैट द डिफेंडेंट इज फेल टू मैरी. राइट, प्रोमिसरी स्टॉपल का प्रिंसिपल क्या कहता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रो के जमाना चाहे रो के खुदाई तुमको आना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट ने पूरा नहीं किया, उनको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी चाहिए थी, नहीं की. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप जाते हो जस्टिस एम आर शाह के ओपिनियन के हिसाब से वो डिफेंडेंट की तरफ है. उन्होंने कहा प्लेंटिफ ने भैया ठीक किया ही नहीं है, प्लेंटिफ ने कुछ ठीक किया ही नहीं है. टाइम वॉज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम वॉज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया आपको पैसा एक तयशुदा वक्त में देना था, नहीं दिए ना. तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, इट वुड रिजल्ट इन कि जो डिफेंडेंट ने प्रॉपर्टी यानी कि रिस्पोंडेंट इस केस के अंदर जो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर नहीं की वो क्यों देगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ही फुलफिल नहीं करोगे. सो प्लेंटिफ वाज द रॉन्ग डूअर इन दिस पर्टिकुलर केस. सो हेंस द स्प्लिट डिसीजन यहां पर बना है और अब ये पर्टिकुलर जो केस है इट हैज बीन रेफर्ड टू द लार्जर जज बेंच. ठीक है, अगला केस इन दिस सीरीज आता है चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट वर्सेस रतन इंडिया पावर लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर एंड अदर्स. ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को लेकर केस है. इशू जो इस केस का है वो ये है कि अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को रीड किया और फिर उस पर साइन भी किया तो फिर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या वो बाउंड है उनके, क्या बाद में वो ड्रिफ्ट कर सकती है अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने से. दैट वाज द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, अब इस केस में होता क्या है, इस केस के अंदर ये जो रतन इंडिया पावर लिमिटेड है ना, व्हाट दे डू, एक स्ट्रीम जो होती है जो एक पर्टिकुलर वाटर रिकोर्स होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसके फ्लो को डाइवर्ट करके खुद यूज करना शुरू कर देते हैं. आगे चलकर पता लगता है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को. जब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता लगता है तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए भैया ये जो आप कर रहे हो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और आपको यहां पर हमें you have to pay us what, you have to pay us the yes, so you have to pay over here in this particular situation restoration charges. इसका नाम है irrigation restoration charges, आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे. अब अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये जो सामने वाला पर्सन है यानी कि जो रतन इंडिया पावर लिमिटेड है ये अग्री कर जाता है, हाँ भाई पे करूंगा, लेकिन लेटर कुछ टाइम तक तो देता है पैसा, बाद में कंप्लीटली भूल जाता है. केस सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है बाय वे ऑफ civil appeal, and in this particular situation ultimately what happened was ultimately supreme court ने ये कहा कि भैया देखिए अगर आपने कोई terms of contract साइन किए हुए हैं उनको पढ़कर रीड कर and you have promised to perform your part of obligation, then you cannot drift away from those obligation. promissory estoppel का principle यहाँ पर follow किया गया. अगला केस जो इस सीरीज में है दैट इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट. काफी डिटेल में मैं ऑलरेडी इसे कवर कर चुका हूं बट एक बेसिक सेंस में यहां पर सुन लो.
ठीक है। 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्रिएट की जाती है, और ये हमारा पहला केस है जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है। अभी तक सारे केसेस सिविल अपील या क्रिमिनल अपील से रिलेटेड थे। विवेक नारायण शर्मा के केस के अंदर होता क्या है कि जो डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था बाय द मोदी गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं विनय शर्मा एक पिटिशन लगाकर कि क्या ये सही था। वो उनका कहना यह है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 5 जज बेंच यहां पर कॉन्स्टिट्यूट हुई, इसमें 4:1 की मेजोरिटी से कहा कि भाई जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। However, you have to remember the name of this particular judge, Justice B.V. Nagaratna, who gave the dissenting judgment, and beautifully she have given her reasons for the dissent. इसको लेकर ऑलरेडी हम लोगों ने मैंने ही पर्टिकुलरली वीडियो इस पर कवर की है, एंड इवन अनदर वीडियो हैव बीन कवर्ड बाय कनिष्क सर, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द minority judgment, right? So I would urge you all to go ahead and read this. This is a very important case. Never forget this. Next, आगे की situation is मानिक मजूमदार versus दीपक कुमार साहा का केस। अब कोई भी पर्टिकुलरली अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ में कोई प्रॉपर्टी में डील करना चाहता हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी रिक्वायर सेल डीड। अगर मुझे आपकी प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो मुझे सेल डीड बनवानी पड़ेगी। अब इस केस के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन ये उठा कि अगर सेल डीड को एग्जीक्यूट करवाना है तो क्या पावर ऑफ अटर्नी का रजिस्टर होना, पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर होना और कोर्ट में प्रोड्यूस होना क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? स्प्लिट डिसीजन अगेन। एक जज जो है जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने कहा कि भाई अगर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड करना है तो प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। और दूसरे जज ने कहा नहीं भैया, सेल डीड को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए जो आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है उसे प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना और उसका रजिस्टर होना, दोनों ही मैंडेटरी है। नेक्स्ट केस इन दिस सीरीज इज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस गोयल बस सर्विस कुल्लू। इन दिस पर्टिकुलर केस बड़ा मजेदार केस है, बड़े सिंपल सा केस है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो टैक्स स्टैट्यूट जो है वो उन्हें इंटरप्रेट कर सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि देखिए भैया, हमको बिल्कुल पावर है इंटरप्रेट करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इन केसेस को जब टैक्सेशन स्टैट्यूट्स को देखेगा तो अपने आप को रोके, रिस्ट्रेन करे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है वो नहीं है। तो क्या किया जाए ऐसे सर्कमस्टेंसेस में? आप इनको बेटर इंटरप्रेट करने के लिए कौन अथॉरिटीज अवेलेबल है? जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होल्ड करती है। ठीक है ना, जो आपके पास में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू डील दिस आर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, या फिर वो लोग मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु होल्ड अ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज इनटू सच मैटर्स। तो उन्होंने कहा हमें रुकना चाहिए, वी हैव टू रिस्ट्रेन आवरसेल्व्स इन सच पर्टिकुलर मैटर्स एंड रादर इट इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वुड बी दीज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, राइट। हाउएवर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने इसके अंदर रेज किया, लेकिन अगर कोई टैक्स स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पावर है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की। ठीक है, इन सच सर्कमस्टेंसेस सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिसाइड सच मैटर्स, उन मैटर्स को डिसाइड कर सकता है। द लास्ट केस इन दिस सिचुएशन वेरी सिंपल सा केस है, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। बड़ा सिंपल सा केस है। हो क्या रहा था, चंडीगढ़ के अंदर रेसिडेंशियल यूनिट्स जो है उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा था इनटू फ्लोर वाइज अपार्टमेंट्स। ठीक है, अब इन दिस सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये कहा कि इट प्रोहिबिटेड कन्वर्जन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स। उन्होंने इस पर प्रोहिबिशन लगा दिया क्योंकि उनका मानना यह है कि भाई इससे प्रदूषण हो रहा है एंड आप क्या कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब है, जो चंडीगढ़ की सिटी है उसके ब्यूटिफिकेशन को ये जो प्रोसेस है वो क्या कर रही है, हैम्पर कर रही है, एंड हेंस उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कन्वर्शन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स इनटू फ्लोर वाइज apartments. That is Residents Welfare Association versus Union Territory of Chandigarh. Ultimately, last, I hope you have loved the particular session and it was a Dhinadinda session for all of you. Meantime, again, thank you so much for all your love which you are giving us, and keep showering your love. Thank you. Meantime, take care of yourself.